नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश में चल रही जल जीवन मिशन की योजनाओं में कुमाऊं मंडल के जिले गढ़वाल के मुकाबले बिछड़ गए हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि पेयजल विभाग ने कुमाऊं में योजना के कार्यों में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी श्रेणी में नहीं किया जा रहा है। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि हाई अचीवर्स वाली श्रेणी के लिए योजना अपने अंतिम चरण में चल रही है। सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हाई अचीवर्स श्रेणी में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और चमोली जिला शामिल है। बहुत बड़ा घपला है, अरबों रुपए का घपला है। हम बार बार जांच कराने की बात कर रहे हैं, सरकार तैयार नहीं होती। उसमें सरकार के मंत्रियों की संलिप्तता है, सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता है। बहुत बड़ा घोटाला है। अगर सरकार में नैतिकता होती तो उसकी जांच कराती और जो लोग धन के दुरुपयोग में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती। तो हम कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है, सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और उनको पल्लवित और पोषित करने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितने भी काम हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह 5वां कार्यक्रम हरिद्वार का है। इस क्षेत्र के विभिन्न दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने सभी लोगों का जोरों शोरों से स्वागत किया। हरिद्वार से 2 पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और बरखा रानी, उनके वरिष्ठ सहयोगी, अनेकों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायतों के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि देश और प्रदेश में विकास की जो गति सरकार ने दी है, यह गति पूर्ववर्ती सरकारों ने न देश और न प्रदेश में दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। देखिए, हमने ये 5वां कार्यक्रम हरिद्वार का है। जिस क्षेत्र से बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज जिला पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और बरखा रानी जी, उनके सभी वरिष्ठ सहयोगी, अनेकों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी संस्था ग्रहण की है। मैं उन सबका स्वागत कर रहा हूँ। और हमने जो शुरू में ही कहा था कि बड़ी संख्या में विकास, देश के विकास को देखकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रभावित होकर जनप्रतिनिधियों पर जनता का प्रभाव है, जनता का दबाव है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न केवल उत्साह बढ़ रहा है, बल्कि लोगों के अंदर बीजेपी में आने की होड़ सी है। हरिद्वार जनपद से पिछले समय ही काफी लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली, फिर चाहे वो कांग्रेस, बसपा और सपा में रहे हों। काफी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ली, जिसमें बीएसपी के जिले के प्रदेश के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख, साथ ही साथ उप प्रमुख, सारे के सारे बीएसपी के बहुत बड़ी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को सम्मानित किया। बरखा रानी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। वे कांग्रेस में पिछले 25 सालों से काम कर रही थी। वे भी एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता रहे हैं। प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर के तमाम पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जिस बात को कहा है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न केवल उत्साह बन रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आने की एक ओर सी है। हरिद्वार जनपद से पिछले समय से आपने देखा कि कांग्रेस और बीएसपी और अन्य दलों के सभी लोग
बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भी उसी श्रृंखला में बीएसपी के प्रदेश के महासचिव और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी अपने बहुत बड़े दल के साथ, जिसमें बीएसपी के जिले के, प्रदेश के, मंडल के पूर्व वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, सारे के सारे बीएसपी के बहुत बड़ी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। वहीं पूर्णागिरी के अंतर्गत आने वाले होटल और धर्मशालाओं में थाना भैरव मंदिर प्रभारी ने अन्य पुलिस कर्मी के साथ मिलकर चेकिंग की। इस दौरान उनके द्वारा श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया। साथ ही होटल मालिकों को साफ सुथरा भोजन बनाने के लिए उचित मूल्य दिए जाने की हिदायत भी दी। थाना प्रभारी हरीश प्रसाद ने पूर्णागिरी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी थाना भैरव मंदिर में सूचित करने को कहा। साथ ही थाना प्रभारी ने पूर्णागिरी दर्शन करने आ रहे और दर्शन करके लौटने वाले श्रद्धालुओं का हाल जानने के साथ साथ पुलिस की ओर से हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया। खबर देहरादून से है, जहां पर वन मुख्यालय देहरादून से कुछ जरूरी फाइलें और गोपनीय दस्तावेज गायब होने के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2 फाइलें गायब हुई हैं, इसके संबंध में जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये संज्ञान में मेरे भी आया है और इसमें निश्चित जो रिकॉर्ड कीपर होता है, जो भी संबंध कंसर्न रखती है, जिसके भी सपोज अगर अकाउंट की फाइल अकाउंट सेक्शन के पास थी तो दूसरी फाइल दूसरे सेक्शन में थी, तो पर्सन कंसर्न है उनको नोटिस जारी कर दिए गए और मामले की जांच का आदेश दे दिए गए, ताकि इस वस्तुस्थिति को पता करके जो आदमी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इतना गंभीर मंत्री जी आपके लिहाज से मामला है, क्योंकि दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। देखिए, 2 फाइलों के बारे में संज्ञान में आया है, तो इसी में मैंने आपसे कहा कि देखिए उनको नोटिस दिया गया है और जांच का आदेश कर दिए गए। जब जांच हो जाएगी उसके बाद। वहीं रायवाला थाना पुलिस ने 86 ग्राम स्मैक समेत 2 नशा के सौदागरों को गिरफ्तार किया है और इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान पप्पू श्रीवास्तव और शहनवाज सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामला का खुलासा एसएसपी दलीप सिंह कंवर ने किया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं, जिससे सारे अहम जानकारी मिली है कि स्मैक आरोपियों ने बरेली में रहने वाले आदेश तिवारी से खरीदी थी। यह स्मैक रायवाला थाना क्षेत्र में ड्रग डीलर सुनैना मल्होत्रा नाम की महिला को डिलीवरी दी जानी थी। महिला के आने से पहले पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि नाम सामने आए हैं, उनकी जानकारी भी पुलिस कर रही है। इस बड़े खुलासे पर एसएसपी दलीप सिंह कंवर ने पुलिस टीम को 5000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। कल शाम को रायवाला पुलिस स्टेशन पर रायवाला थाना प्रभारी की टीम ने 2 व्यक्तियों को पप्पू श्रीवास्तव शहनवाज एवं बरेली के रहने वाले हैं। मैं 46 ग्राम इसमें इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 8.5 लाख के आसपास कीमत बरामद किया। उन्होंने को अरेस्ट किया गया है। एक तीसरी महिला है सुनैना मल्होत्रा, जो कि घर पर गला रहने वाली है। ये बताया जा रहा है कि ये उनको डिलीवरी करने आए थे और अब हम सुनैना मल्होत्रा वाले एंगल को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं।
वहीं चारधाम यात्रा से लौट रहा एक वाहन देवप्रयाग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों के चोटें आई और घायलों को स्थानीय लोगों और देवप्रयाग विधायक की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दरअसल चारधाम यात्रा से लौट रहा राजस्थान के यात्रियों की गाड़ी बद्रीनाथ एनएच पर देवप्रयाग व्यासी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी तरह की कोई जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के यात्री चारधाम यात्रा से यात्रा कर ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। इस दौरान वाहन सड़क पर पलट गया। वहीं प्रदेश में अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए लंबे समय से एसीआर की मांग कर रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के एसीआर के मुद्दे को मीडिया से साझा करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सतपाल महाराज को इस विषय में मीडिया से बात नहीं करने की कहते हुए नसीहत देते हुए कहा कि सतपाल महाराज की सभी बातों को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनते हैं और महाराज के द्वारा जब ये बात सीएम से कर ली गई। वहीं दुष्यंत गौतम ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा सड़क में खुलेआम एक व्यक्ति के साथ मारपीट वाले प्रकरण पर इस पूरे मामले पर प्रदेश के सीएम धामी के द्वारा निष्पक्ष जांच की बात कही। साथ ही साथ कांग्रेस के कोई बड़े चेहरे का बीजेपी में ज्वाइनिंग की बात पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली को जो पसंद करते हैं वो बीजेपी में आएगा और वो आ सकता है। तो वहीं दुष्यंत गौतम ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित बताई है। प्रदेश प्रभारी का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भले ही कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि पीएम मोदी पर कर्नाटक की जनता का भरोसा दिख रहा है, जिसका उदाहरण उनकी रैली में अपार जन समर्थन देखकर लगाया जा सकता है कि जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है। मुझे लगता है ये बात उनको आपको के साथ करने की उनकी बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी और समय समय पर वो बात करते भी रहते हैं, उनकी समस्याओं का हल मुख्यमंत्री निकालते रहते हैं। तो अगर आपसे की है तो उन्होंने वो गलत की है और मुख्यमंत्री से करेंगे तो उसका हल निकलेगा। सर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसकी इंक्वायरी जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जो जांच कर ऐसे क्या न्यायपालिका बंद कर दें, कानून बंद कर दें, वकील बेरोजगार कर दें, वकीलों को बेरोजगार कर देंगे। नहीं सुनिएगा, अब निर्णय आएगा उसका जो भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र की, जहां पर पीड़ित गौरव कुमार द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को महुआ डाबरा निवासी एलिस पुत्र विनिंग मनोहर लाल द्वारा बहला फुसला कर नादेही रोड पर द महल होटल में ले जाया गया और उसके साथ गलत हरकत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि जसपुर थाने में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग लड़की को एक लड़के द्वारा काफी समय से परेशान किया जा रहा था और लड़की को उसकी कुछ फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसी के आधार पर द महल होटल पर दबिश दी गई, जिसमें लड़का और लड़की मौके से बरामद किए गए। और जब होटल वाले से इनकी आईडी प्रूफ मांगे गए तो उसके बाद कोई भी आईडी प्रूफ नहीं दिया गया, जिसके आधार पर होटल के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई और लड़के के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। और साथ ही अन्य होटलों और कैफे को भी बताया जा रहा है कि नियमों का पालन करें और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नाबालिग को बैठने की अनुमति न दी जाए। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग लड़की है और उस लड़की को एक लड़का काफ़ी समय से परेशान कर रहा है और उसके द्वारा कुछ फोटोज उस लड़की की ली गई हैं और इसी के आधार पर उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसी आधार पर इसने एक होटल पर दबिश दी गई और दोनों लड़का और लड़की मौके से अपना बरामद हुए हैं। और जब होटल के बारे से इन दोनों की आईडी लेने संबंधी कोई प्रूफ मांगे थे तो होटल वाले की कोई आईडी नहीं दे पाए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूबे की चमचमाती सड़कों के लिए दावे करते हैं, लेकिन काशीपुर में ये दावे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी इलाके में आने वाली इस सड़क की जो मोहल्ला अली खान, लक्ष्मीपुर पट्टी और खालिद कॉलोनी, करबला बस्ती में रहने वाले 2-4 हजार नहीं बल्कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करती है। लेकिन इस सड़क की बदहाली का आलम यह है कि यहां पैदल तक चलना दुश्वार है। बस जब भी बारिश पड़ती है तो एक फीट गहरा हो जाता है यहाँ पर, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं। नगर निगम प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। पार्षद अपने स्तर से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन नगर निगम में हम लोगों की सुनवाई नहीं है। हमें ऐसी ही खस्ताहाल रोड पे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। अब स्कूल भी है इसी रोड पर, आगे जाके रैयान नाम से स्कूल है, पीछे कॉलोनी में भी एक स्कूल है अमन नाम से। सुबह सुबह बच्चों के जब यहाँ से वाहन जाते हैं वो भी अक्सर फंस जाते हैं यहाँ पर, तो लोग मदद करके उन वाहनों को रास्ता पार कराते हैं। कई महिलाएं जाती हुई बुरखे में गिर जाती हैं यहाँ पर। 15वां वित्त, राज्य वित्त और बोर्ड फंड मुख्य हमारे ये संसाधन। इन संसाधनों में जो उपलब्ध धनराशि होती है उसमें निर्माण कार्य कहाँ होना है ये तय करते हैं हमारे बोर्ड द्वारा तय होता है। और साथ ही साथ 15वां वित्त का 50% हमको जो है हर हाल में स्वच्छ सर्वेक्षण में यूज करना है। कुछ जो है टाइड अनटाइड के रूप में ग्रांट मिलती है, जिसमें निर्धारित है कि इतना पैसा आपको पानी पे ही खर्च करना है, इतना जो है स्वच्छ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पे खर्च करना है। उसके अनुसार कई बाध्यताएं होती हैं और बोर्ड के द्वारा जो है चयन होता है कि कहाँ पर कार्य होगा, कौन सी बोर्ड की प्राथमिकता है, उसके अनुसार कार्य होते हैं। सड़क की स्थिति यह है कि यहाँ पे ये रोड मेयर साहब बिल्कुल देख नहीं रहे हैं। अब इसमें जो है कल एक रिक्शा निकल के जा रहा था, बेचारा रिक्शा पलट गया, बारिश हो रही थी, उसका सिर फट गया बड़ा तगड़ा करके। उसको मैंने पकड़ा, मेरे घर में खुद शादी है, मेरे बाराती खुद यहाँ कीचड़ में परेशान हो रहे थे। और प्लस यहाँ पे बेन स्कूल की वगैरह नहीं निकल सकती, रैयान स्कूल आ गई है, बच्चे कीचड़ में परेशान हो रहे हैं, तो मेयर क्या कर रही है मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप ये बताएं इसका समाधान कैसे होगा। समस्या ये है कि आदमी पैदल चलने को भी तैयार नहीं है इस रोड में, और क्या क्या दिक्कत है? साइकिल भी निकलने को मुश्किल हो रही है। सारे वाहन बंद हो रखे हैं, मतलब एकदम रोड की जगह ऑफ रोड हो रखी है, रोड बिल्कुल बंद है। ये बननी चाहिए ना रोड, ये अब ये परेशानी हो रही है, गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही है, ये बनवानी चाहिए। तो हम इधर ही जा रहे थे तो यहाँ परेशानी हो रही है हमें निकलने में, ये बननी चाहिए रोड। अब हम देखो उतर गए गाड़ी से, अब गाड़ी निकालेंगे फिर हम चलेंगे। ट्रिपल तलाक का मामला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से सामने आया है, जहां पर शादी के 12 साल बाद पति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। शादी के 12 साल बाद महिला को तलाक देकर घर से भगा दिया गया। एक महिला की शादी 12 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ काशीपुर महेशपुर मदर कॉलोनी निवासी दानिश रजा के साथ कराई गई थी और शादी के कुछ समय बाद से ही दानिश ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। पहले अपने लिए पल्सर बाइक की मांग की तो दामाद की मांग पर ससुराल वालों ने पल्सर बाइक दे दी। पीड़ित अंजुम ने बताया कि मेरे पति दानिश द्वारा दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी और मांग ना पूरी करने पर मेरे साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना शुरू कर दिया गया था और अब अपनी बहन की शादी करनी है, उसके लिए शादी के लिए दहेज की मांग मेरे घर वालों से की जा रही है, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया तो मेरे साथ मारपीट की गई। मेरे घर वालों को बुलाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद 3 बार तलाक देकर मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। पाँच तारीख को हमारी बेटी की लड़ाई हुई इसके घर वालों से। ये घर पर गई तो दवाई लेकर, उसके बाद में इसकी सास ने कुछ कहा और इसने कुछ कहा, इस पीछे इसके मियाँ ने मारा पीटा इसे। फिर देवर ने, नंद ने, सास ससुर सब इसको चिपट गए। फिर हमें पता चला, हम गए इसके घर पर। इस वजह से आर्या फिर ये हुई कि लड़ाई झगड़े सब हो रहे हैं, मांग करी जा रही है पैसों की, लड़की के जहेज के लिए, उनके अपनी बेटी के लिए।
तो ये फिर हमने समझाया बुझाया इसकी जो उन्होंने फिर लड़के को हमें इससे भी बदतमीजी करी और वो करा। उसके बाद में लड़का गया उससे के साथ इसके देवरों ने उन्होंने सबने मारपीट करी। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। 12 साल से लगातार वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। शादी पे भी उन्होंने मांग करी थी, पल्सर गाड़ी थी तो वो तो मेरे घर वालों ने दे दी थी, पर अब लगातार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि घर वालों से पैसे लाओ और नंद सास देवर सब मारते हैं मुझे। अब भी कुछ 5 तारीख को मुझे कमरे में बंद करके मारा है उन लोगों ने। वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज हरिद्वार में 2 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बसपा छोड़कर आए राजेंद्र चौधरी और कांग्रेस की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही बरखा रानी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पटका पहनाकर उनको पार्टी में सदस्यता दिलाई। ये कहना चाहूंगा, समय की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सर्व समाज को जोड़कर सबके हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी में आस्था व्यक्त करते हैं। मैं भी ये उचित समझा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सबका भला कर। आज भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय इसलिए लिया था कि मेरे साथ में बड़ा अन्याय हुआ। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष 2002 में बनी थी और उसके बाद में मैं हमेशा समाज की सेवा ही करती रही, चाहे वो जिला पंचायत के रूप में भी हो और या संगठन के रूप में। पर मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से काम किया है। लेकिन इतने सालों के बाद में इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन एक ही बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आदरणीय हरीश रावत जी के हाथों से ही नहीं कंट्रोल रहता है। वहीं रामनगर में हाईटेक मीडिया सेंटर की मांग को लेकर देवभूमि मीडिया क्लब के पत्रकारों ने क्षेत्रीय विधायक देवान सिंह बिष्ट और नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मीडिया सेंटर की स्थापना को लेकर पत्रकार लंबे समय से शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। वहीं 2010 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जनसभा के दौरान रामनगर में मीडिया सेंटर बनाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी आज तक रामनगर में मीडिया सेंटर की स्थापना नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सोमवार को देवभूमि मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पपने और महासचिव राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में पत्रकारों ने एक ज्ञापन विधायक दीवान सिंह बिष्ट और एक ज्ञापन नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को सौंपा। देखिए, ऐसा है, आपको पहले भी निशंक साहब ने तहसील में दिया था एक कमरा। आप सबसे पहले तो उस पर अड़े कि हमें यहाँ कमरा बना के दिया जाए। आपके पास लिखित भी है और आपका वहाँ कार्यालय भी चला था। अब आज की डेट में रामनगर के अंदर पेशाब घर बनाने को जगह नहीं है। कितने पेशाब घर तो तोड़ दिए गए, लोगों ने तोड़वा दिए। और जब ये मौका था, हमने लोगों से कहा तो कोई नहीं आया। माफियाओं के डर से हमने पार्क बना दिए और दुकानें बना दी नगर पालिका की, ताकि इनकम हो। माफियाओं के डर से सब उस पर नजरें थी। आज पोजीशन यह है कि आज जगह ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। हाँ, ये मेरी जानकारी में है, क्योंकि बहुत पहले से मांग है और होनी भी चाहिए मीडिया सेंटर के लिए। और पिछली बार जब जसंगी जी के टाइम पर कोशिश की थी हम लोगों ने, तो वहाँ व्यवस्था की थी। अब जब ध्वस्तीकरण हुआ है तो उसके बाद अब नई पार्किंग की है, जैसा डीएम साहब ने भी कहा है कि हम ये बहुमंजिला जो पार्किंग हो रही है इसमें व्यवस्था करेंगे। मैं भी अपनी ओर से बात रखूंगा डीएम साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी, कि मीडिया सेंटर वहां पर व्यवस्था करनी चाहिए।
वहीं रामनगर में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त करने के साथ साथ हजारों रुपए का जुर्माना वसूल की कार्रवाई भी की गई है। मामले पर जानकारी देते हुए एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि अभियान को लेकर गठित टीम में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महेंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के तहत टीम द्वारा करीब 2 दर्जन लोगों के पास से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। इसके साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। देखिए, G20 के परिप्रेक्ष्य में हमारे लेवल पे एक जो बृहद स्तर पे डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान जो है वो भी बना दिया गया है। एक सिक्योरिटी प्लान भी जो है हमारा कि कहाँ किस स्तर पे हमारी ड्यूटीज रहेंगी वो भी हमारे द्वारा बनाया गया है। चूंकि काफी संख्या में फोर्स तैनात की जाएगी, इस वजह से रेंज स्तर से भी हमने जो है फोर्स की डिमांड भेज दी है। क्योंकि इसमें जल पुलिस, एसडीआरएफ व पीएसी का भी कंपोनेंट रहेगा, तो हमने उसकी भी अतिरिक्त मांग की है। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय और शासन की तरफ से पहले से ही इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा कई बार की जा चुकी है और आज भी पुनः कार्रवाई की जा रही है। और हम ऐसे कई लोग मिले जो बार बार चिताने के बावजूद भी जो है ऐसे प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पे हमने सभी पे फाइन लगाया है और अभी तक लगभग हम 5,000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अभी तक लगा चुके हैं और आगे भी हम इसमें अभी जा रहे हैं। तो जो भी इसमें इसको यूज करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song